हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूथ पावर एकेडमी। और यूथ पावर एकेडमी में डेली आपके लिए करंट अफेयर्स क्लासेस आती हैं। चैनल पे आप हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। और डेली करंट अफेयर्स मैगजीन के अलावा हमारी मंथली मैगजीन्स भी हैं, और हमारी फटाफट सीरीज भी है जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें आपको व्हाट्सएप नंबर का लिंक प्रोवाइड किया गया है, तो आप चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए। और चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने सरगम 2026 ये अटेंड किया। और ये इंडियन नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा है, जो कि एक सेलिब्रेट करता है इंडियन नेवी का जो रिच ट्रेडिशन रहा है उसको। ठीक है, ये जो इंडियन नेवल सिम्फोनिक ऑर्केस्ट्रा है, ये इंडियन नेवी का पार्ट है। और ये इनके कल्चरल जो चीजें हैं उसको जो है वो प्रमोट करने के लिए पूरा काम ये जो है वो करता है। तो ये पूरा फंक्शन जो है ये न्यू दिल्ली में हुआ। और वाइस प्रेसिडेंट राधा कृष्णन इन्होंने इसमें जो है वो पार्टिसिपेट किया। ठीक है, और इसमें जो है वो हिंदुस्तानी फ्यूजन से लेके ब्राजीलियन संबा इंस्पायर्ड जो है वो कॉम्पोजिशन जो है वो दिखाए गए। और इसमें एक तमिल म्यूजिक कंपोजर श्री एम एस विश्वनाथन, इनका राजाविन परवई, ये इसको भी जो है वो परफॉर्म किया गया। और इसमें स्पेशल प्रेजेंटेशन किया ऑपरेशन सिंदूर का। उसको जो है वो कसम सिंदूर की इस नाम से इसमें जो है वो इन्होंने ऑर्केस्ट्रा इसमें जो है वो परफॉर्म किया। ठीक है, तो ये बस जाने रहो। फिर अब चूंकि कल से पार्लियामेंट का नया सेशन स्टार्ट हो गया है, तो अब वही डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज का आ रहा है कि क्या क्या चीजें हैं। जैसे कल तो बहुत ज्यादा भी वो नहीं हुआ, एडजर्न कर दिया गया था लोकसभा को। विपक्ष जो है वो मिडिल ईस्ट क्राइसिस पे जो है वो डिस्कशन की डिमांड कर रहा था, और उस पे जो है वो गवर्नमेंट का क्या व्यू है इस पे। तो उसको लेके कल जो है वो स्पीकर पे भी जो मोशन इन्होंने लिया है उस पे काम नहीं हुआ। आज जो है वो चीजें इस पे फर्दर होंगी। तो इंडिया का जो कल्चरल हेरिटेज प्रिजर्वेशन है, उसको पे क्या क्या काम किया गया है। तो ज्ञान भारतम मिशन के बारे में बताया गया। और इसमें बताया गया कि ज्ञान भारतम मिशन, इसको जो है वो यूनियन बजट 25-26 में अनाउंस किया गया था। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव है। और इसके तहत जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसका एम है कि भारत का जो वास्ट जो मैन्युस्क्रिप्ट हेरिटेज है, इसको जो है वो प्रिजर्व प्रिजर्व करना। और इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए जो स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी है, उसने जो है वो 25 से लेके 31 का जो पीरियड है उसके लिए 491.6 करोड़ रुपए जो है वो सैंक्शन किए हैं। तो इन सब जितने भी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, जो पांडुलिपियां हैं, इनसे रिलेटेड जो भी चीजें हैं इसमें जो है वो उसका सर्वे करेंगे, रजिस्टर करेंगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज करके प्रिजर्व करेंगे, कंजर्व करेंगे, उनको डिजिटलाइज करेंगे, एक पूरा सिस्टम बनाएंगे ताकि आगे चल के बेहतर तरीके से सारी चीजों को स्टडी किया जा सके। और इसके अलावा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका काम है कि ये जितने भी हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं इनके रख रखाव का और प्रिजर्व करने का पूरा काम करता है। और इसमें बताया गया कि एएसआई जो है वो अब जो है वो एडवांस टेक्नोलॉजीज का यूज करता है। इसमें लिडार, जीपीआर, ड्रोन सर्वे, इन सब का यूज किया जा रहा है। और इसमें बताया गया कि राजगीर है, राखी गढ़ी है, भिस्माक नगर है, वारंगल फोर्ट है, इन सब का जो है वो जो सर्वे वगैरह है वो ड्रोन सर्वे इसमें कराया जा रहा है। एक्सकेवेशन वगैरह सब जो है इसका मतलब बेहतर तरीके से और हो रहा है। और रेगुलर जो है वो एएसआई पूरा इंस्पेक्शन का काम करता है इसका, और देखता है कि किसी भी प्रकार का अगर इन्फोर्समेंट हो रहा है या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उसके खिलाफ जो है वो एक्शन लेते हैं ये लोग। फिर इन्होंने बताया कि हमारा एक अडॉप्ट ए हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम है, और ये एक्सक्लूसिवली है टू प्रोटेक्ट मॉन्यूमेंट्स ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस। और ये लॉन्च हुआ था, ये जो प्रोग्राम है ये सितंबर 2023 में लॉन्च हुआ था। और इस प्रोग्राम में जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है वो के तहत काम हो रहा है। इसमें प्राइवेट कंपनीज, एनजीओ, जो ट्रस्ट सोसाइटीज हैं, ये भी जो है वो जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके को प्रिजर्वेशन के लिए जो है अपना एक रोल प्ले कर रही हैं।
ठीक है। और इसको में जो है वो जो प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनको विजिटर फ्रेंडली बनाया जा रहा है, ताकि जो है वो टूरिज्म वगैरह को और बढ़ावा जो है वो मिले। तो ये सारी चीजें इनके बारे में इन्होंने जो है वो जानकारी कर दिया। फिर नेशनल कल्चर फंड, इसके बारे में बताया गया, ये भी पार्लियामेंट में जानकारी दी कि जो नेशनल कल्चर फंड है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्टैब्लिश किया गया। और इसका जो काम है वो ये है कि एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड करना, जितनी भी कल्चरल हेरिटेज है उनके प्रोटेक्शन, प्रमोशन और प्रोपोगेशन के लिए। ठीक है। और इससे जो है वो जो इंस्टीट्यूशंस हैं, ठीक है, और जो पब्लिक है, इसको मतलब एक एक तरह से रिसोर्स जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये जो फंड है, इसमें जो है वो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसको भी ये जो है वो अपना वो करता है। और इनकी हेल्प से जो है वो जितने भी हमारी कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं, जो चीजें हैं, जो हेरिटेज है, उसके रख रखाव, प्रिजर्वेशन का काम जो है वो करते हैं। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो जो बिजनेस एंटरप्राइजेस होते हैं, जैसे होता है कि उनकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है समाज के प्रति, एनवायरनमेंट के प्रति, उनके वेलबींग को बेहतर करना, प्रमोट करना। तो उसमें ये इनकी हेल्प जो है वो कर रहे हैं। फिर मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, इन्होंने बताया कि ये दुर्गा पूजा को जो है वो यूनेस्को हेरिटेज में जो है वो रखा गया है। और इसके बाद से इसका जो है वो प्रमोट करने का काम जो है वो गवर्नमेंट जो है वो कर रही है। और इन्होंने कहा है कि हमने ग्रांट इन एड प्रोवाइड किया है टू इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, ताकि ये दुर्गा पूजा को डिफरेंट डिफरेंट इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो है वो प्रमोट करें। और इसमें बताया उन्होंने कि 2023 में इन्होंने जो है वो करीब 22,29,244 को जो है वो अलॉट किया था। और ये जो है वो इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के अंतर्गत आता है। ठीक है। तो इसमें जो संगीत नाटक अकेडमी, उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हमने जो है वो अभी रिसेंट 2025 में टोक्यो में जो बंगाली कम्युनिटी थी, उन्होंने जो है वो मिलजुल के दुर्गा पूजा सेलिब्रेशन किया। ठीक है। तो मतलब इसका उद्देश्य यही है कि प्रमोट करना जो हमारे यहाँ की चीजें हैं, उसको जो है वो, ताकि लोगों को इनके बारे में पता चल सके। और दुर्गा पूजा मतलब एक प्रमुख हिंदू फेस्टिवल है। वेस्ट बंगाल और जो बंगाली कम्युनिटीज हैं यहाँ पे बहुत बड़े लेवल पे सेलिब्रेट किया जाता है। और इसको 2021 में यूनेस्को ने रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज ऑफ ह्यूमैनिटी इसमें जो है वो शामिल किया। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और संगीत नाटक अकेडमी की बात करें तो इनका काम है, ये एक नोडल एजेंसी है जो कि इनटेंजिबल जो कल्चरल हेरिटेज होता है, उसको जो है वो प्रमोट करने का और उससे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं उसको पूरा करने का काम जो है वो हम लोग करते हैं। ठीक है। तो ये तो इम्पोर्टेंट रहेगा ही, जैसे कि कब जो है वो उनको मिला दुर्गा पूजा, या इसके अलावा और जो हमारे इंटेंजिबल चीजें हैं जो यूनेस्को के द्वारा रिकॉग्नाइज किए हैं। ठीक है। ये इम्पोर्टेंट रहेगा। और जैसे पिछली बार अभी लखनऊ को जो है वो यूनेस्को के द्वारा जो है वो सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में वो किया गया था। तो ये सारी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट रहती हैं, जो भी यूनेस्को के द्वारा ये सारी चीजें होती हैं। ठीक है। तो एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स में तो ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर गवर्नमेंट ने बताया कि ट्राइबल और जो फोक आर्ट है उसको प्रिजर्व करने के लिए काफी काम हो रहा है। 7 जोनल कल्चरल सेंटर्स जो है बने हैं, जिनके हेडक्वार्टर पटियाला, नागपुर, उदयपुर, प्रयागराज, कोलकाता, दीमापुर, थंजावुर में है। और इनका काम है प्रिजर्व, डॉक्यूमेंट एंड प्रमोट करना जो भी फोक आर्ट है, जो ट्राइबल हेरिटेज है, आर्ट फॉर्म जो है, ओरल जो ट्रेडिशंस हैं सारी। और इसके लिए जो जेसीसी हैं, या जो जोनल कल्चरल सेंटर्स हैं, इनको जो है वो ग्रांटेड एड प्रोवाइड किया जाता है, ताकि ये इस पे पूरा जो है वो काम कर सके। ट्राइबल कल्चर को प्रमोट करने के लिए जैसे कि इनका जो फेस्टिवल है कई सारे इंपॉर्टेंट, जैसे हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का, ऑक्टेव है, ट्राइबल डांस फेस्टिवल, आदि बिंब, आदि सप्त पल्लव। अब जैसे ये जो स्पेसिफिक नेम्स दे रखे हैं, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे कि कौन से स्टेट में क्या ये कौन सा फेस्टिवल होता है। आदिवासी महोत्सव, आदि लोक रंग, इन सबको जो है वो ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो काउंसिल्स होते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आते हैं। डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट डिफरेंट जो ट्राइब्स हैं उनका क्या कल्चर है, क्या
किस तरह का फूड बोल रहा है, आर्ट फॉर्म क्या है, क्राफ्ट्स क्या है, किस तरह का पेंटिंग वगैरह है, तो इन सबको ये प्रमोट करने का काम करते हैं। फिर उन्होंने बताया कि जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, ये इम्प्लीमेंट करता है सपोर्ट टू ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड ट्राइबल रिसर्च इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, कम्युनिकेशन एंड इवेंट्स स्कीम। ठीक है, और इसके अंतर्गत डिफरेंट डिफरेंट ये जो एक्टिविटीज हैं इनके प्रमोशन का जो है इसको किया जाता है। इसके अलावा साहित्य एकेडमी है, इनके द्वारा भाषा सम्मान दिया जाता है, जिसमें जो ट्राइबल लैंग्वेज है और जो ओरल ट्रेडिशंस हैं उसको जो है वो अ, इन जो है वो सम्मान देते हैं। और इन्होंने कहा है कि इसने एक स्पेशल प्रोग्राम और सेंटर जो है वो क्रिएट किया है, जिसमें एक सेंटर फॉर ओरल एंड ट्राइबल लिटरेचर एंड द नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर ओरल लिटरेचर ये बना है अगरतला में। और ये डेडिकेटेड है जो ओरल ट्रेडिशन है लैंग्वेज को उसको प्रमोट करने का काम ये पूरा कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा ये जो साहित्य अकेडमी है इसका एक लैंग्वेज डेवलपमेंट बोर्ड है जो कि ऑर्गेनाइज करता है लैंग्वेज कन्वेंशन डिफरेंट डिफरेंट भाषाओं में, जैसे अवधी, बंजारा, बुंदेली, चकमा, गढ़वाली, कुदामा, कुमाऊनी, कुरमली, ये सब जो लोकल भाषाएं हैं इन पे जो है वो ये अपना फोकस जो है वो कर रहे हैं, इनको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं। फिर साहित्य एकेडमी ये इंटरनेशनल डे ऑफ द वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपुल ये सेलिब्रेट करता है 9 अगस्त को हर साल। और इसको जो है वो ऑर्गेनाइज करने का काम जो है वो करते हैं एक ऑल इंडिया ट्राइबल राइटर्स मीट जो है ये भी ये ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसमें जो ट्राइबल कम्युनिटीज हैं पूरा इसमें इन्वॉल्व होती हैं। देखा जाता है कि क्या इनका राइटिंग्स रहे हैं, जो मटेरियल्स उसको पूरा कलेक्ट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है, क्या क्या चीजें हुई हैं, उनकी रिकॉर्डिंग्स होती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो ट्राइबल आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए किया जा रहा है। ट्राइबल पॉपुलेशन की बात करें तो इंडिया में जो 8.6 कंट्री का जो टोटल पॉपुलेशन है ये शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है, और इनका जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो काफी ज्यादा है, डिस्टिंक्ट इनका लैंग्वेज है, डिस्टिंक्ट इनके आर्ट फॉर्म है, तो गवर्नमेंट इनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करती है और प्रमोट करने का काम कर रही है। फिर अभी एक रिपोर्ट आई, मतलब अभी अगर हम लोग देखें तो इस बार मार्च के मौसम मार्च में ही काफी जो है वो बढ़ गई है गर्मी। अगर बात करें तो पिछले साल के कंपेयर में अभी आज 9-10 मार्च है, लेकिन पिछले 2-3 दिन से जो है वो गर्मी बढ़ गई है। और जो हमारे हिली स्टेट्स हैं वहां पे भी जो टेम्परेचर है वो अबव नॉर्मल जो है वो चल रहा है। वहां पे हीट वेव की कंडीशन एक तरह से हो गई है, जैसे कि चाहे जम्मू कश्मीर की बात कर लें या हिमाचल प्रदेश की बात कर लें, तो मतलब ये कंडीशन जो है वो काफी जो जगह है अचानक से गर्मी जो है वो बढ़ गई है। टेम्परेचर जो है वो 8 to 13 जो है वो अबव नॉर्मल अभी चल रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके बारे में आईएमडी का एक फोरकास्ट आया है और उन्होंने बताया है कि इस मतलब ये जो हीट वेव्स हैं ये चलेंगी और अभी बढ़ेगा ही ये। उन्होंने बताया कि गुजरात, आंध्र प्रदेश, इन सब जगहों पे जो है अबव नॉर्मल रहेगा, और रहा भी है जो पूरा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च रहा है। और अगर हम हिमाचल प्रदेश की पर्टिकुलरली बात करें तो इसमें जो है वो 25 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर रहा है, तो ये भी मतलब ज्यादा है पूरा। और शिमला की बात करिए कि यहाँ पे भी टेम्परेचर काफी मतलब जो है बढ़ गया है। जो पीक आवर्स में होता मतलब पीक टाइम पे मई जून में होता था वो अभी जो है वो ये हो गया है, और ये काफी अनकॉमन है। मतलब और क्यों ऐसा हुआ है, तो मतलब इसमें जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है इनका कहना है कि इनकी जो स्टडी हुई कि जो वेदर पैटर्न रहा है इस बार का काफी अनयूजुअल रहा है। जो विंटर रहा है वो पूरा रिलेटिवली ड्राई रहा। पूरे जो विंटर है इसमें जो है वो जो बताया गया है कि थर्ड ड्राईएस्ट रहा है सिंस 1901। और इसकी मतलब जो एक फेवरेबल वेदर सिस्टम नहीं रहा, बारिश नहीं हुई बिल्कुल भी। ठीक है, और जो ऑल इंडिया रेनफॉल रहा जनवरी और फरवरी में वो सिर्फ 16 mm रहा, जो कि नॉर्मल से 60% कम था, जिसकी वजह से स्नोफॉल भी नहीं हुआ, रेनफॉल भी नहीं, मतलब बारिश नहीं हुई, स्नोफॉल नहीं हुआ। और ये सारी कंडीशन की वजह से ड्राई होने की वजह से जो गर्मी है वो जल्दी जो है वो आ गई है।
और इसमें बताया गया है कि ऐसा क्यों हुआ, बारिश-वारिश क्यों नहीं हुई? क्योंकि नवंबर 2025 से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो है वो ज़्यादातर विंटर्स में जो है बारिश होती है और वो जो है वो पर्याप्त नहीं रहा, ठीक है? और इसी वजह से जो है वो विंटर सीज़न में बारिश वग़ैरह होती है तो वो नहीं हुआ है, इसकी वजह से जो है ना बारिश हुई और पूरा विंटर ड्राई रहा और इसी की वजह से जो गर्मी है वो जल्दी आ गई है, जो हॉट समर डेज़ हैं वो अर्ली जो है वो आ गए हैं। तो अगर इस प्रकार का पूरा रहेगा, तो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम्स होंगी, टेम्परेचर डे बाय डे जो है वो इंक्रीज़ ही कर रहा है। इसका जो इम्पैक्ट है ये हमारे क्रॉप्स पे भी पड़ेगा, अभी हमारे जो स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं इस पे भी जो इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, इनको एडिशनल केयर की जरूरत पड़ेगी, है ना? और जैसे गेहूं वगैरह है अभी पूरा जो होता है तो उसमें दिक्कतें आएंगी। ऐसे हमारा ग्राउंड नट सिसम sorghum ये सब वेराइटीज होती हैं तो ज्यादा इनको जो है वो मॉइस्चर की एकदम मिला ही नहीं है, तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा ताकि वाटर स्ट्रेस जो है वो ना हो इनको। तो ये सारी चीजें जो है वो आईएमडी ने बताया है। फिर अभी जैसे हमने बताया था, कल भी बताया गया था कि जो आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये जो है वो न्यू ड्राफ्ट पॉलिसी लेके आई है पॉपुलेशन पे। और इसके तहत जो है वो गवर्नमेंट प्रमोट, क्योंकि पूरा जो टोटल फर्टिलिटी रेट है वो घट के वहां पे 1.5% रह गया है, जो नेशनल एवरेज है उससे भी काफी कम है। तो इसको देखते हुए, एजिंग पॉपुलेशन को देखते हुए, और जो गवर्नमेंट ने नया ड्राफ्ट लाया है कि इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे कपल्स को अगर वो मोर देन वन, टू और थ्री जो है वो चाइल्ड जो है वो करते हैं तो उसे बताया कि इसमें एक आर्टिकल निकला है कि किस प्रकार से जो ऐसी पॉलिसीज हैं वो हेल्पफुल हो सकती हैं, क्या क्या कौन कौन सी कंट्रीज में आज तक हुआ है, इसके अलावा इंडिया में क्या सिचुएशन रही है। उसमें बताया गया कि जो सिक्किम है, अभी ये जैसे आंध्र प्रदेश इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है, सदर्न जो स्टेट्स हैं वहां जो श्रिंकिंग पॉपुलेशन की वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो सिक्किम में ये प्रॉब्लम काफी पहले से फेस कर रहा है। वहां पे जो पॉपुलेशन है वो काफी एजिंग है और इसके लिए वहां पे जो गवर्नमेंट है उसने 2022 में ही जो है वो कई सारे इंसेंटिव जो है वो प्रोवाइड किए थे, जिससे कि लोगों को इनकरेज किया जाए टू हैव मोर चिल्ड्रन। और ये एक तरह का पहला कॉम्प्रहेंसिव प्रो नेटलिस्ट पॉलिसी थी जो कि किसी इंडियन स्टेट के द्वारा जो है वो अपनाई गई। और इसमें जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थी उनकी सैलरी इंक्रीमेंट्स बढ़े अगर चाइल्ड बर्थ होता है, एडिशनल इंक्रीमेंट दिया गया सेकेंड चाइल्ड के बॉर्न पे, 2 इंक्रीमेंट दिए गए जब थर्ड चाइल्ड हुआ। ठीक है, तो इससे क्या है कि मतलब इसका जो एक आइडिया होता है कि चिल्ड अगर कोई बच्चा होता है तो उसको जो है वो फाइनेंशियली जो है वो कम जो है वो बर्डन फैमिलीज पे पड़े और इससे जो है वो फैमिलीज अपना जो है वो इंकरेज होंगी एक्सपेंशन के लिए। जैसे बताया कि ये सारी पॉलिसीज हैं, वर्किंग वुमेन उनको भी काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड किए गए हैं। एक कॉन्फ्लिक्ट वो रहता है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे और पेरेंटिंग पे। तो इसको देखते हुए सिक्किम में गवर्नमेंट ने जो मैटरनिटी लीव है उसको एक्सटेंड कर दिया 1 ईयर से ज्यादा। पैटर्निटी लीव को इंट्रोड्यूस किया ताकि दोनों पेरेंट जो है वो बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रॉपर तरीके से देख सके। फिर इसके अलावा 5,000 पर मंथ जो है वो अनाउंस इन्होंने प्रॉमिस किया कि प्राइवेट सेक्टर के लिए भी कि हम उसमें भी इंकरेज करेंगे। फर्स्ट चाइल्ड के बॉर्न पे 5,000, सेकंड पे जो है वो 10,000 इन्होंने दिया। तो ये सारे जो है एफर्ट्स इन्होंने डाले। बट इतना सब करने के बाद भी अगर हम देखें तो बहुत ज्यादा वहां पे जो चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब जो हम उनका जो टीएफआर है वो बढ़ा नहीं है। तो एक ये देख मतलब बताता है कि क्या-क्या चीज़ें जो है वो प्रॉब्लम जो है वो अभी भी वहाँ पे फेस करनी पड़ रही हैं, कि इतने सारे इंटेंसिव प्रोवाइड करने के बाद भी जो एक एंटिसिपेट किया जा रहा था कि जो बूम आएगा वो हो नहीं पाया। ठीक है। ना सिर्फ सिक्किम, जैसे इसमें तो अभी सिक्किम के बारे में बताया गया, अदर गवर्नमेंट्स के बारे में भी बताया कि कैसे जो है वो डिफरेंट डिफरेंट जो सरकारें रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो चाइल्ड बर्थ को इनकरेज करने के लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव्स प्रोवाइड करती हैं और सोशल इंसेंटिव जो है प्रोवाइड करती हैं। तो फॉर एग्जांपल जैसे इसमें बताया गया कि सिंगापुर सिंगापुर में पिछले दशक से जो है वो टीएफआर लगभग 1 रहा है। तो यहाँ पे भी काफी सारे बोनस वगैरह टैक्स रिबेट दिए जाते हैं इंकरेज करने के लिए। बट जो अभी जो फर्टिलिटी रेट है वो लगातार कम ही हो रहा है, लोएस्ट ही वहां पे बना हुआ है।
सिमिलरली साउथ कोरिया की बात कही कि साउथ कोरिया में तो और भी कम है, 0.7 है। ठीक है, वहां पे भी कई इस तरह के प्रोग्राम चलाए गए हैं ताकि बढ़े, फर्टिलिटी रेट जो है वो बढ़े, लेकिन रिप्लेसमेंट लेवल से इन सारी जगहों पे अभी भी ये जो है वो कम रह रहा है। चाइना की बात करें तो चाइना में भी काफी कम रहा, 1.0 हो गया। तो चाइना ने अपनी जो दशकों तक इनकी पॉलिसी चली है, वन चाइल्ड पॉलिसी, उसको खत्म कर दिया, और ये भी जो है वो इंकरेज कर रहे हैं लोगों को, कपल्स को, कि आप 2 to 3 चिल्ड्रन जो है वो अपने जो है वो करिए। तो ये सारी सिचुएशन है बाकी देशों की और सिक्किम की। तो उसमें बताया गया कि बहुत इंसेंटिव देने के बाद भी कोई बहुत चेंज देखने को अभी नहीं मिला है। बस एक इसमें रिपोर्ट है कि हंगरी, हंगरी एक ऐसी कंट्री है जहां पे थोड़ा सा सक्सेस जो है वो मिला है। और यहाँ पे 2011 में जो फर्टिलिटी रेट था वो घट के 1.23 चिल्ड्रन हो गया था पर वुमेन। और कई सारे प्रो फैमिली पॉलिसीज वहां पे गवर्नमेंट लेके आई, तो जिसकी वजह से वहां पे जो फर्टिलिटी है वो बढ़ के 1.55 जो है वो हुआ। मतलब ये जो रिप्लेसमेंट लेवल है 2.1 का उतना तो नहीं पहुंचा, बट वहां पे जो है वो चीजें थोड़ी बेहतर रही। तो इस पे जो रिसर्चर्स हैं वो उस पे और इस हंगरी का जो मॉडल है उसको क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। अब अगर हम अक्रॉस द वर्ल्ड करें तो जो सोसाइटीज हैं वो मॉडर्न आ रही हैं, फर्टिलिटी में डिक्लाइन हो रहा है, डीपर पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। वुमेन जो मैरिजेस हैं वो लेटर हो रही हैं। ठीक है, जो करियर है वो ज्यादा फोकस किया जा रहा है, लॉन्गर उसमें चल रहा है। जो लाइफ स्टाइल है अर्बन, जो कॉस्ट है रेजिंग अ चाइल्ड वो काफी एक्सपेंसिव है। इसकी वजह से ज्यादातर जो कपल्स हैं वो कम बच्चों को जो है वो प्रेफर कर रहे हैं लार्ज फैमिलीज के कंपैरिजन में। तो मतलब ओवरऑल ये बताया गया है कि ये एफर्ट्स गवर्नमेंट की तरफ से लगाया गया है और बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ है, बट इसका ये मतलब नहीं है कि सरकार कुछ ना करे। और टाइम टू टाइम इंसेंटिव्स वगैरह प्रोवाइड करने होंगे ताकि जो चीजें हैं वो बेहतर हो सके ऑल ओवर वर्ल्ड। और एक स्टेबलाइज बर्थ रेट जो है वो रहे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब आंध्र प्रदेश की जो सरकार है वो अपना नया पॉलिसी लेके आने आएगी, फिर देखना होगा कि वहां पे किस तरह से क्या चीजें इनका कितना इफेक्ट जो है वो पड़ता है। एक आर्टिकल निकला है कि कैसे जो है वो कोविड-19 का जो वैक्सीन है ऑल ओवर वर्ल्ड, इसमें बताया गया कि इसकी वजह से जो है वो थ्रोम्बोसिस हुआ है, मतलब क्लॉटिंग की जो है वो चीजें देखने को मिली हैं। और अर्ली 2021 में जब कोविड 19 की जो है वो वर्ल्ड पूरा जो है वो लोगों को लगना शुरू हुआ जो वैक्सीन, तो पाया गया कि बहुत सारे जो रेसिपिएंट्स थे उनमें जो है वो अनयूजुअल ब्लड क्लॉट्स जो है वो देखने को मिले। और पहले इसको जो है वो यूरोप में देखा गया, फिर यूएस वगैरह में भी देखने को मिली। जो एस्ट्राजेनिका और जॉनसन एंड जॉनसन की जो वैक्सीन थी जिन लोगों को ये मिली उनमें जो है वो ज्यादातर केसेस में जो है ये पाया गया कि ब्लड क्लॉटिंग जो है वो अनयूजुअल तरीके की देखने को मिली। और इसमें जो रिसर्च हुआ तो इन्होंने पाया कि एक कॉमन लिंक था दोनों के डिजाइन में। जो mRNA, ये फाइजर की जो वैक्सीन है ये mRNA बेस्ड थी। और मॉडर्ना शॉट्स, इन्होंने जो है वो मॉडिफाइड एडिनो वायरस को यूज किया टू डिलीवर डीएनए इंकोडिंग दैट कोरोना वायरस स्पाइक प्रोटीन इनटू सेल्स। और इस इन्हीं की वजह से जो है वो ये देखने को मिला कि मतलब इसमें जो है वो तुम्हारा वैक्सीन इंड्यूस, ये जो वैक्सीन जब लगी लोगों को तो उनमें जो है वो वैक्सीन की वजह से इंड्यूस्ड इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया या थ्रोम्बोसिस देखने को मिला, जिसकी वजह से जो है ये क्लॉटिंग वगैरह जो है वो हुई। तो इस पे और फर्दर जो है वो रिसर्च किया गया। अभी इस पे पूरा रिसर्च चल रहा था और उसमें पाया गया कि जो अफेक्टेड जो पेशेंट्स थे इन्होंने जो है वो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस की अगेंस्ट अ ह्यूमन प्रोटीन कॉल्ड प्लेटलेट फैक्टर 4 या PF4, जो कि क्लॉटिंग फॉर्मेशन को रेगुलेट करने का काम करता है। और ये जो एंटीबॉडी बॉडीज होती हैं बाउंड टू PF4, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म करती हैं। ठीक है, और इस ये जो है वो क्लॉट फॉर्मेशन और लो प्लेटलेट काउंट को जो है वो बढ़ावा देता है। तो मैंने इन्होंने ये इस पे बताया कि ये जानकारी निकल के आई है कि इसी की वजह से ये क्लॉटिंग वगैरह देखने को मिला है। और
तो जैसे मान लो अगर क्वेश्चन वगैरह की अगर हम बात करें कि कैसे, मतलब इसमें मेंस में बहुत ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ जैसे कि ये स्पाइक प्रोटीन के बारे में पूछ सकता है कि ये क्या रिस्पॉन्सिबल है जो क्लॉटिंग वगैरह देखने को मिली है, तो मतलब इस तरह से इसमें क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें और इससे ज्यादा तो कुछ खास बहुत इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा। फिर मिजोरम असेंबली इन्होंने एक रेजोल्यूशन जो है वो अडॉप्ट किया है, और इसके तहत जो है वो मीजो लैंग्वेज को 8th शेड्यूल में इंक्लूड करने का जो है वो इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है। अब चूंकि यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसको पास किया है, तब इसके बाद जो है ये फर्दर जो है वो इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो अपना एक्शन आगे का लेगी। और 8th शेड्यूल की बात करें तो अभी 22 ऑफिशियल जो है वो लैंग्वेजेस हैं। मीजो जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है इस मिजोरम की, और इसका जो स्क्रिप्ट है वो लैटिन स्क्रिप्ट है। ठीक है, इसके पहले भी जो है वो और भी डिमांड हुई है, मतलब बोडो, मैथिली, संताली, इनको जो है वो इंक्लूड करने की डिमांड हुई, इनका पूरा एक मूवमेंट चला, तो उसके बाद जो है वो उनको जो है वो स्थान दिया गया। तो अब फिलहाल इन्होंने इसको रेजोल्यूशन को पास कराया है, तो आगे जो है वो हमारे यहाँ ये भी जो है वो जुड़ सकती है। फिर नेपाल में जो पार्लियामेंट्री इलेक्शंस हुए हैं, यहाँ पे अ, राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी, ये इन्होंने काफी पूरी लैंडस्लाइड विक्ट्री इनकी हुई है, और 165 सीट में इनको 122 सीट जो है वो डायरेक्टली मिल गई हैं। और जो इनके बालेंद्र शाह हैं, ये एक रैपर थे जो कि पॉलिटिशियन बने, और इन्होंने वहां पे केपी शर्मा ओली, जो उनके अभी जो प्राइम मिनिस्टर थे जेनजी रिवॉल्यूशन के पहले, उनको डिफीट किया। और ये सीपीएम यूएमएल के जो है वो नेपाल की अभी तक की लार्जेस्ट पार्टी मानी जाती थी, इसके ये लीडर थे, और काफी ह्यूज मार्जिन से इनको हराया है। और जो पूरा जनजी विरोध हुआ था, तो अब उनका एक पूरा उद्देश्य रहेगा कि पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन को लेके जो है वो काफी वहां पे पूरा सितंबर और नवंबर में जो है वो चीजें हुई थी। तो अब इसमें देखना होगा कि आगे ये क्या काम करते हैं। तो इनके काफी चैलेंजेस रहेंगे कि प्रॉपर तरीके से जो विक्ट्री है उसको, जनता की जो एक्सपेक्टेशंस है उनको पूरा फुलफिल करना। ठीक है, अब यही जो है वो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। फिर राजस्थान, यहाँ पे इन्होंने टू चाइल्ड नॉर्म पॉलिसी थी पंचायत पोल के लिए, उसको स्क्रैप कर दिया, खत्म कर दिया है। और ये जो टू चाइल्ड पॉलिसी थी, ये 1995 में हुई हुई आई थी, और इसको एज अ पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर के तौर पे ले आया गया था। उस टाइम पे जो राजस्थान है, वहां की जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी ज्यादा था, 3.6%। और अभी जो डिफरेंट फैमिली प्लानिंग और सोशल चेंज जो प्रोग्राम चले हैं, वुमेन लिटरेसी बढ़ी है, उसके बाद जो पॉपुलेशन है, ये घर जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.0 पहुंच गया है। तो इसको देखते हुए जो राजस्थान असेंबली है, इन्होंने अपनी इस पॉलिसी को जो है वो खत्म कर दिया है। ठीक है, 1990s और अर्ली 2000 में उस टाइम पे पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी, तो कंट्रोल करने के लिए जो है वो इस तरह की पॉलिसीज जो है वो ले आई। राजस्थान में 1995 में लाया गया कि जिन भी लोगों के 2 से ज्यादा बच्चे होंगे उनको डिस्करेज किया जाएगा, चुनाव नहीं लड़ने को मिलेगा उनको, पंचायत और जो म्युनिसिपैलिटीज इलेक्शंस होते हैं उनमें। फिर कर्नाटका जो गवर्नमेंट है, इनका केरला गवर्नमेंट के अगेंस्ट इनका एक, इन्होंने कहा है कि हम एक लीगल स्ट्रगल करेंगे। और केरला गवर्नमेंट ने क्या किया है, मैंडेटरी किया है कि मलयालम इन ऑल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो इसको लेके जो कन्नड़ लोग हैं उनका कहना है कि इससे जो वहां पे कन्नड़ स्पीकिंग जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी है, जो कि वहां के कासारगोड डिस्ट्रिक्ट में रहती है, उसको जो है वो दिक्कत आएगी। तो इसी को लेके जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने केरला के चीफ मिनिस्टर को लिखा है कि आप इसको जो है वो मत करिए, मैंडेटरी मत करिए, ताकि जो कन्नड़ीज हैं केरला में, उनके जो राइट्स हैं उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जा सके। तो लैंग्वेज पॉलिसी का भी काफी इशू रहता है, लैंग्वेजेस को लेके काफी विवाद रहता है। जैसे हमने पिछले साल देखा एनईपी में भी जो थर्ड लैंग्वेज के तौर पे हिंदी को ले आने की बात कही गई, तो उसका सदर्न स्टेट्स में भी काफी विरोध हुआ, तमिलनाडु में, फिर महाराष्ट्र में पॉलिसी आई तो उसको स्क्रैप करना पड़ा। तो ये सारी चीजें हैं।
फिर इंडिया और सेशल्स इनके बीच में जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, लैमीटीए 2026। और इसके लिए जो इंडियन आर्म फोर्सेस है ये सेशल्स पहुंच गई है, और यहाँ पे ये 11th एडिशन होगा इनका। और 10 मार्च से लेके 20 मार्च तक ये एक्सरसाइज जो है वो चलेगी। दोनों जो आर्मीज हैं इनके बीच कोऑपरेशन को बढ़ावा इससे जो है वो मिलेगा। ट्रेनिंग वगैरह होगी, डिस्कशंस होंगे, केस स्टडी पूरा होगा। भारत इंडिया की तरह से जो है वो असम रेजिमेंट के पर्सनल्स में पार्टिसिपेट करेंगे, इंडियन नेवी पार्टिसिपेट करेगी, एयरफोर्स का करेगी, आईएनएस त्रिकन और एयरफोर्स का जो है वो C-130 एयरक्राफ्ट जो है वो ये जाएंगे। तो ये नाम याद रखना, लैमेटिए। ये किसके किसके बीच में ये एक्सरसाइज होती है? इंडिया और सेशल्स के बीच में। इसका मतलब होता है फ्रेंडशिप। और ये बायएनियल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होती है दोनों कंट्रीज के बीच में, 2006 से ये होती चली आ रही है। और इंडिया का जो एक विजन है सागर, जिसके तहत जो इंडियन ओशन है उसमें जितने भी कंट्रीज हैं उनके जो है वो सिक्योरिटी और ग्रोथ के लिए पूरा इसमें काम जो है वो होता है। तो डिफरेंट जो हमारी सर्विसेज हैं ये मिल के इसमें पूरा पार्टिसिपेशन इनका होगा। ये नाम याद रखना, प्रीलिम्स में तो ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछ देता है, लोकेशन पूछ देता है कि किस बार कहाँ हुआ, किस किस कंट्रीज के बीच में हुआ, ये सब इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर यूएस और साउथ कोरिया के बीच में फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज ये शुरू हुआ, और इसमें जो है वो काफी ट्रूप्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया है। 18,000 जो साउथ कोरियन ट्रूप है वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। और यूएस की तरफ से भी जो है वो 1000 में जो है वो आए हैं। तो ये नाम बस याद रखना कि फ्रीडम शील्ड एक्सरसाइज ये कौन से कंट्रीज के बीच होती है? तो ये यूएस और साउथ कोरिया के बीच का एक एक्सरसाइज है। और ये इनके बीच में अलायंस हुआ था आफ्टर 1953 कोरियन वॉर के बाद से, ठीक है। तो ये हमेशा जो है वो रूटीन इनका एक्सरसाइज जो है वो चलता रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में। अब अगर हम देखें तो अभी वेस्ट एशिया में सिचुएशन है ही, इधर भी जो है वो जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, इन सब के साथ जो चीजें हैं वो थोड़ा सा अभी टेंशन वाली चल रही हैं। बारे में बताया गया है कि जो जोजिला पास है इसकी जो एलिवेशन है वो है 11,575 फीट। और ये ड्यूरिंग विंटर जो है वो अप टू 6 मंथ्स लगभग जो है ये बंद रहता था, क्योंकि यहाँ पे जो वेदर कंडीशन है वो काफी एक्सट्रीम हो जाती है, काफी सारे जो है वो प्रॉब्लम आती है, ठीक है। उसकी वजह से ये बंद हो जाता था। तो अभी एक नया इन लोगों को अचीवमेंट मिला है कि विंटर के टाइम में भी जो है वो ये ओपन रहा। तो ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है। और इससे जो है वो इंश्योर हुआ कि जो एसेंशियल कमोडिटीज का जो सप्लाई है कारगिल और लद्दाख में, ये जो है वो पूरा बना रहा। और तो ये एक बेहतर जो है वो लॉजिस्टिक अचीवमेंट माना जा रहा है। और जो हमारा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इसने पूरी नई टेक्नोलॉजी का यूज किया है, नया जो है वो स्नो क्लियरेंस इक्विपमेंट्स वगैरह यूज किया, बेहतर तरीके से प्लानिंग की है, जिसकी वजह से ये पूरा एरिया जो है वो विंटर में क्लोज नहीं करना पड़ा, ओपन रहा। और लद्दाख की अगर हम बात करें तो इसके 2 मेजर रोड कनेक्शंस हैं जो कि इसको पूरे रेस्ट ऑफ इंडिया से जोड़ते हैं। एक है थ्रू श्रीनगर कारगिल ले एक्सिस वाया जोजिला पास, और एक है मनाली लेह रूट, ठीक है। तो इनका जो प्रॉपर अनइंटरप्टेड जो चीजें हैं उनकी सप्लाईज को जो है वो होने के लिए जरूरी है कि ये जो पास जो है वो रहे। तो पहले ये बंद हो जाता था, अभी जो है वो इस बार खुला रहा। तो ये काफी हिस्टोरिक जो है वो अचीवमेंट रहा है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का। फिर आरबीआई ने जो है वो अपने ओपन मार्केट ऑपरेशंस इनको जो है वो किया। और अभी हम देखें तो वेस्ट एशिया में 10 दिन लगभग हो गया है वॉर जो है वो चल रही है, जिसकी वजह से जो इंडियन इकोनॉमी है उस पर भी काफी जो है प्रभाव देखने को मिल रहे हैं। और इसके तहत इन्होंने 50,000 करोड़ का जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसको जो है वो उन्होंने परचेज किया। और मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो या जो हमारे ओपन मार्केट ऑपरेशंस होते हैं ये आरबीआई के एक टूल है, जिसके तहत जब इकोनॉमी में जो है वो उथल पुथल होती है तो उसको मैनेज करने के लिए ये चलाया जाता है। जो लिक्विडिटी की जो प्रॉब्लम है उसको देखने के लिए प्रॉपर तरीके से लिक्विडिटी पैसे का मार्केट में फ्लो बना रहे, तो इसको करने के लिए बैंक्स के पास जो है वो सफिशिएंट पैसे रहे लेंडिंग वगैरह के लिए,
तो इसके लिए जो आरबीआई है वो टाइम टू टाइम इस तरह के जो है वो ऑपरेशंस चलाता है। फिर दिल्ली हाई कोर्ट इन्होंने अलाउ कर दिया है अभी 20 मार्च को। नोवो नॉर्डिक्स का एक पेटेंट है सेमाग्लूटाइड पे, ये खत्म हो रहा है, एक्सपायर हो रहा है। तो अब इसके तहत ये इनका जो सेमाग्लूटाइड है ये ग्लोबली इसको ओजम्पिक के नाम से जो है बेचते हैं, तो इंडिया में ये एक्सपायर हो गया। तो अब डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी जो है वो इसी का जो है वो वर्जन जो है वो इंडिया में लॉन्च कर सकेगा। ठीक है। और माना जा रहा है कि इससे ये जो मेडिसिन है ये इफेक्टिव है, पर्टिकुलरली जो है वो डायबिटीज के लिए और ओबेसिटी के लिए। ठीक है, ये काफी एक फेमस ड्रग हो गया है। और इसका पेटेंट को लेके इनके बीच में काफी इश्यूज जो है वो चले आ रहे थे, तो अभी माना जा रहा है कि अब इससे जो है ये अलाउ हो गया है। क्योंकि इनका जो पेटेंट है वो भी एक्सपायर कर रहा है 20 मार्च को। तो अब ये जो डॉक्टर रेड्डीज हैं ये नए सिरे से जो है वो ड्रग्स को बना के इंडियन मार्केट में बेच हाँ सकेंगी। सस्ती दवाइयां जो है वो मार्केट में यहाँ पे फिर बन सकेंगी। हाँ अगर हाँ। हमने कोई चीज बनाया है तो हम ये चाहेंगे ना कि हमको उसका पूरा प्रॉफिट मिले। तो जैसे कंपनीज हैं वो चीजों को पेटेंट करा लेती हैं कि ये चीज हमने बनाई है और हमारे अलावा इस चीज को कोई और यूज नहीं कर सकता है। फिर वो उसको सेल करती हैं। लेकिन जो पेटेंट का एक टाइम होता है कि एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए होता है, जैसे मान लो 10 साल का नहीं, है ये या 15 साल का है। तो मैं जब वो ये पूछ आपका रही हूँ कि टाइम मतलब पीरियड खत्म हो फिर इन जाएगा तब मेडिसिन में उसको और बाकी जेनेरिक लोग जो है वो मेडिसिन में क्या यूज कर डिफरेंस सकते रहेगा? हैं। तो वो भी ये तो इनके बीच में सेम ही काफी होता है। जेनरिक जेनरिक मेडिसिन जो है वो अलग होती है। मतलब वो उनमें जो है वो उसमें गवर्नमेंट का रोल रहता है, गवर्नमेंट उसको मैन्युफैक्चर करवाती है। ये जो डॉक्टर रेड्डीज जो है वो एक कोई गवर्नमेंट वो नहीं है, ये एक अलग जो है वो कंपनी है जो कि दवाइयां बनाने का काम करती है। तो ये तो सबसे बड़ा डिफरेंस हुआ। ठीक है, कि वो गवर्नमेंट बनाती है और ये जो है वो डॉक्टर रेड्डीज बनाएंगी। अब इनको जो है वो चूंकि अब इनके पास टेक्नोलॉजी होगी या नो हाउ होगा जिसपे इन्होंने काम किया होगा। मतलब जैसे होता है ना कि उसी ड्रग पे पूरा रिसर्च किया होगा, फिर उसको हम कैसे उसका थोड़ा सा एक चीपर वर्जन बना सके। क्योंकि ये जो ड्रग है हाँ नोवो नॉर्डिस इस कंपनी की, ये काफी इसका एक ही डोज जो है वो 30-70 थाउजेंड वगैरह तक का रहता है। तो अब ये जो नई कंपनी है हाँ ये नए सिरे से चीजों को बनाएगी, तो उसको थोड़े चीप रेट में करेगी कि एक्सेसिबल हो लोगों के लिए। फिर गवर्नमेंट जब बनाना स्टार्ट करेगी तो वो और भी चीजों को वो करके करेगी ताकि वो और सस्ते दामों पे चीजों को बेच सके, दे हाँ। सके, प्रोवाइड कर सके। तो ये चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अलग अलग हैं। ये तो विदेशी कंपनी है, यूएस की कंपनी है। डॉक्टर रेड्डीज इंडिया की एक फार्मास्यूटिकल कंपनी वो है। अब और इस पे अगर फर्दर गवर्नमेंट नोवो का बनाती अगर है पेटेंट और सस्ता एक्सपायर हो कुछ गया है लेके तो फिर आती है तो कोई वो भी अलग बना तरीके से सकता है जेनरिक उसको। मेडिसिन जो है वो बनेगी। है ना ये चीज। हाँ तो मतलब अभी इनके एक्चुअली इन्होंने जो केस है वो इस पे डीआरएल पे कर रखा था डॉक्टर रेड्डीज पे, कि जो है वो उनको परमिशन ना मिले, ये ना कर पाए। तो ये चूंकि इनका पेटेंट टाइम था तो 20 मार्च तक का ही था, तो अब इसमें इनका ये एक्सपायर हो गया कि इस हाँ कंपाउंड को और भी कोई जो है वो यूज कर पाएगा। पहले ये था कि इस कंपाउंड को और कोई कंपनी यूज नहीं कर सकती है ना। तो वो चीज जो है वो अभी खत्म हो गई, तो अब ये फर्दर जो है वो बना सकेंगे। कोर्ट है उसकी तरफ से भी इनको जो है वो पूरा वो मिल गया है, तो अब ये बना सकेंगे। तब हो सकता है ये फिर फर्दर वो इसको केस करे, लेकिन अब चूंकि पेटेंट एक्सपायर हो गया तो कोई इसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें जो है वो नहीं आएंगी। तो उनका कहना है कि हो सकता है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करें, अलग से कुछ और टाइम ले। तो देखना होगा कि क्या ये लोग फर्दर जो है वो अपना हाँ। करते और हैं। इसमें देखो ठीक है। जेनरिक ही होगी ये। नॉर्डिक्स जो है जेनरिक नोवो वर्जन नॉर्डिक्स, ये एक ऑफ डेनिश सेमाग्लूटाइड। मल्टीनेशनल ये फार्मास्यूटिकल जो डॉक्टर कंपनी है। ठीक है, है यूएस की नहीं है, ये ये डेनिश की पढ़िए। है। हम्म, हाँ, ये नोवो, लिखा है ना हाँ नॉर्डिक्स है ये। मैन्युफैक्चर। हाँ हाँ। चलो, फिर जो है फिर ये इंडिया का जो रेन्यूएबल एनर्जी इंटीग्रेशन, इसमें काफी तेजी आई है। कल पार्लियामेंट ने जानकारी दी कि जो गवर्नमेंट है ये जो हमारे डिफरेंट ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बन रहे हैं उसमें और तेजी ला रही है कि इसको रेन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से जो है वो जोड़ा जाए। जो इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम है इसको जो है वो पूरा नॉन फॉसिल फ्यूल से जो है वो कनेक्ट किया जा रहा है। मतलब
ये है कि जितनी भी जो नए नए कॉरिडोर्स बन रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी बेस्ड हो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, है ना, ताकि जो है वो क्लाइमेट पे भी उसका जो है वो बुरा इम्पैक्ट ना पड़े। और हमारा उद्देश्य भी है कि हमको जो हमारी ग्रीन एनर्जी है कैपेसिटी उसको बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा नेट जो हमारा जीरो इमिशन है, वो हमारा टारगेट है कि 2070 तक जो है वो जीरो हो जाए। तो इसके लिए इन्होंने जानकारी दी कि इस पे काफी जो है वो काम हो रहा है। और हमारा नेशनली डिटरमिन्ड गोल्स भी हैं पेरिस एग्रीमेंट के अंतर्गत। हमारे एक पंचामृत प्लेज है जो कि अनाउंस किया था COP26 के टाइम पे। तो इसके तहत जो है वो हम ज्यादा से ज्यादा ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने पे काम कर रहे हैं, और जितने हमारे नए चीजें जो बन रही हैं वो ऐसी हो रही हैं कि इनको जो है वो ग्रीन एनर्जी से ही ज्यादातर ये बेस्ड रहे। तो इससे जो है वो पोल्यूशन वगैरह में कमी आएगी, क्लाइमेट चेंज पे जो है वो इसका जो इफेक्ट है वो और कम पड़ेगा। ठीक है, तो ये जानकारी इन्होंने दिया है। प्राइम मिनिस्टर मोदी आज 11 मार्च को, कल, ये केरला और तमिलनाडु की यात्रा पे रहेंगे और काफी सारे प्रोजेक्ट्स वगैरह का इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, केरला में ये एक मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का फाउंडेशन स्टोन रखेंगे। फिर लगभग 10,800 करोड़ रुपएस का ये पूरा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट वहां पे स्टार्ट करेंगे। इसी तरह तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में भी जो है वो करीब 5,650 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है वो इनिशिएट करेंगे। केरला में पॉली प्रोपेलीन यूनिट बनेगी कोच्चि रिफाइनरी में, जो कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का है। और इस पे जो है वो 5,500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आएगा। और ये जो यूनिट है इसकी कैपेसिटी रहेगी 400 किलो टन पर एनम। इससे जो हमारा डोमेस्टिक पॉलीमर मैन्युफैक्चरिंग है इसको बढ़ावा मिलेगा। इंपोर्ट्स में जो है वो रिडक्शन होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। जो पॉली प्रोपिलीन होती है इसका पैकेजिंग में, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में, मेडिकल डिवाइसेस, टेक्सटाइल, इन सबको बनाने में जो है वो यूज होता है। इसके अलावा ये हाईवे प्रोजेक्ट्स का भी इनॉग्रेशन करेंगे और इसमें 6 लेनिंग करेंगे। ये NH 66 का थाला पेड़ी चेंगला सेक्शन है। और ये मुंबई कन्याकुमारी इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक पार्ट है। इससे कनेक्टिविटी जो है वो बेहतर होगी कसारगोड, कन्नौर, मैंगलोर, इन सब जगहों की। इसके अलावा काजीकोट बाईपास फ्रॉम वेंगलम टू रामानकुट्टरा, इसका 6 लेनिंग का भी जो है वो आधारशिला रखेंगे। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 23 रूरल रोड्स का इनॉग्रेशन करेंगे। ठीक है, और अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जो है वो 3 जो रेलवे स्टेशन है उनका रीडेवलपमेंट किया गया है, उसको इनॉग्रेट करेंगे। ये शोरा नूर जंक्शन, कुट्टीपुरम जंक्शन और चंगा नसेरी जंक्शन रहेंगे। तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में जो है वो पेट्रोलियम, रूरल कनेक्टिविटी और रेलवेज के कई सारे प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन करेंगे। और इसमें ये BPCL का ही सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, इसका आधारशिला रखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे ये एक इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का 672,000 मीट्रिक टन पर एनम का ल्यूब ब्लेंडिंग प्लांट बनेगा मनाली, चेन्नई में। इसमें करीब 1,490 करोड़ का कॉस्ट आएगा। और इसके अलावा अ, ये गंगाई कोंडा चोलापुरम है, ये तुम्हारा NH 81 पे पड़ता है। तो वहां पे भी जो है वो रोड्स वगैरह का और फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखेंगे। तो ये सारे ये 11 को, कल जो है वो इनका ये सारा कार्यक्रम होगा। फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इन्होंने बताया है कि 5 नए कब्स जो हैं वो इनका बर्थ हुआ है। ये फीमेल चीता है, कूनो ज्वाला है, कूनो नेशनल पार्क में। तो इस तरह जब से हमारा प्रोजेक्ट चीता स्टार्ट हुआ है 2022 से, अभी इंडियन बॉर्न जो चीता हैं उनकी जो नंबर है वो बढ़ गया है, बढ़ के जो है वो 33 हो गया है। ठीक है, अ, तो ये माइलस्टोन है, मतलब लगातार जो चीतों की संख्या है वो बढ़ रही है। टोटल चीता पॉपुलेशन अभी इंडिया में 53 हो गया है। ठीक है, और हमारे यहाँ जो है वो बहुत नामीबिया, साउथ अफ्रीका से चीते लाए गए हैं। अभी बोत्सवाना भी हमें नए चीते जो है वो प्रोवाइड करेगा। और ये चूंकि इंडिया में जो है वो खत्म हो गए थे,
एक्सटिंक्ट कर गए थे, इनको वापस से इंडिया में ले आया गया। इनको कूनो नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश में, इनको पूरा जो है वो रखा गया और वहां पे लगातार जो है वो वर्क हो रहा है। इनका जो नंबर है वो इंक्रीज कर रहा है। इंडोनेशिया में एक लैंडस्लाइड हुआ है यहाँ के बंतार ये बांग लैंडफिल में, ठीक है। और ये जो है इंडोनेशिया का बिगेस्ट लैंडफिल है। तो यहाँ पे काफी जो है वो लगभग 5 लोगों की जो है वो डेथ हो चुका है। और बांतारे बांतारगे बांग इंटीग्रेटेड वेस्ट डिस्पोजल साइट इंडोनेशिया का लार्जेस्ट लैंडफिल है। और यहाँ पे जो है वो अप्रोक्सीमेटली 7,010 डेली जो वेस्ट है, जो डिफरेंट सिटीज और यहाँ की जो मेट्रोपॉलिटन एरिया से लाके वहाँ पे डंप किया जाता है। और 1985 से ये जो है वो ऑपरेशनल है यहाँ पे। बस ये याद रखना कि थाईलैंड में है। फिर एफएसआई, ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है काफ़ी। और ये जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया है, इनका एक एआई बेस्ड डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम है। और ये अ, एक अलर्ट जारी करता है, एक वॉच रखता है कि कौन-कौन से जो एरियाज़ हैं वहाँ पे डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, और उसपे एक अलर्ट बताते हैं कि इस पे जो है वो उसको स्टॉप किया जाए, रोका जाए, वहाँ पे फॉरेस्ट जो प्लांट्स वगैरह उनको वो किया जाए। तो ये जो प्रोग्राम है, ये नवंबर 2025 से इनका ये जो एफएसआई का अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम, इसको अपडेट नहीं किया गया है, मतलब काम जो है इसका अभी रुक गया है। तो ये याद रखना कि अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम किसका है, ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का है। और ये पोर्टल जनवरी 24 से जो है वो ऑपरेशनल था। और इसमें ये सैटेलाइट डेटा, मशीन लर्निंग, इन सब का यूज करके अलर्ट्स वगैरह जो है वो जारी करते थे कि कितना फॉरेस्ट कवर का लॉस हुआ है, ठीक है, हर 15 दिन पे। फिर इंस्पेक्शन करते थे, क्या मतलब इंस्पेक्शन एक्टिविटीज होती थी, देखा जाता था। और तो ये अभी इनका बता रहे कि जो अलर्ट्स हैं आना भी फिलहाल जो है वो बंद हो गए हैं। तो इसको लेके जो है वो चिंता जो है वो जताई जा रही है। और इसमें बताया है कि ये जो सिस्टम इन्होंने बनाया है, अनावरण डिफॉरेस्टेशन अलर्ट सिस्टम, इसके तहत इन्होंने जनवरी 24 से अक्टूबर 25 के बीच में 22 पीरियड के मंथ में करीब जो है वो 12,351 अलर्ट्स जो है वो जारी किए। और अभी दिसंबर के बाद से किसी प्रकार का अलर्ट जारी नहीं हुआ है डिफॉरेस्टेशन को लेके। और जो भी डेटा अवेलेबल है, इसमें इन्होंने बताया है कि जो रिकॉर्ड डिफॉरेस्टेशन हुआ है वो पंजाब, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इसमें सबसे ज्यादा जो है वो अलर्ट जो है वो जारी किए गए। इसके बाद से नागालैंड, मणिपुर, उत्तराखंड, असम, त्रिपुरा, महाराष्ट्र, इन सब में जो है वो सिस्टम ये अलर्ट जारी किया गया। अनावरण अलर्ट सिस्टम, जैसे ऐसे भी पूछ दे कि किससे रिलेटेड है, इस तरह से भी आ सकता है। ये एक गूगल अर्थ इंजन प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है। और ये सेंटिनल 2 सैटेलाइट है। इसका जो इमेजेस है, इसका जो इनपुट डेटा आता है, उसको यूज करके ये अलर्ट जो है वो टाइम टू टाइम जारी करता है। और ये कंटिन्यूअस मॉनिटरिंग भी करते हैं मॉनसून सीजन में भी, उसमें भी, कि क्या कहाँ पे जो है वो जो पेड़ पौधे हैं वो कट रहे हैं, जो फॉरेस्ट एरिया है उसमें गिरावट देखने को मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। एफएसआई की बात करें तो ये 1981 में बना था, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत आता है। ये जो है वो इनकी रिपोर्ट्स भी आती रहती हैं, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट बायनियर हर 2 साल पे आती है। और इसमें ये पूरा डेटा वगैरह रिलीज करते हैं कि क्या फॉरेस्ट एरिया है, कितना फॉरेस्ट कवर है, क्या क्या सारी चीजें हैं, मैंग्रोव्स की क्या स्थिति है, डेजर्ट्स क्या है, मतलब इस पे पूरा जो इन्फॉर्मेशन ये रहता है। फिर एनएलसी है। और एनएलसी इंडिया लिमिटेड, ये पहले नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के नाम से जाना जाता था। ये एक नवरत्न पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आता है। इन्हें फर्स्ट प्राइज मिला है फॉर स्वच्छता पखवाड़ा। कोल जितने भी पीएसयूज हैं उसमें इन्होंने काफी जो है वो क्लीनलीनेस में काफी सारी जो है वो एक्टिविटीज की हैं। और इनका एक स्पेशल कैंपेन 4.0 इनिशिएटिव चला था, उसमें
एक कॉन्सेप्ट था ट्रांसफॉर्मिंग वेस्ट इनटू वेल्थ फॉर पब्लिक यूटिलिटी, तो उसपे उन्होंने काफी काम किया। काफी सारे जो पार्क्स वगैरह थे इनको उन्होंने पूरा रिनोवेट वो किया, वहां पे प्लांट्स वगैरह लगाए, जैसे जो ऐसी कोल फील्ड जहाँ पे अब माइनिंग नहीं हो रही है वहां ज्यादा से ज्यादा प्लांटिंग किया गया है, मेडिसिनल प्लांट्स काफी लगाए गए हैं। तो मतलब इन्होंने एक अच्छा इनका एक अचीवमेंट जो रहा है, क्लीनलीनेस भी किया, सफाई भी की, और साथ ही साथ जो है वो पेड़ पौधे भी लगाए, तो उसी लिए जो है वो इनको फर्स्ट प्राइज जो है वो मिला है। तो एनएलसी जाने रहो कि किससे रिलेटेड है, और नवरत्न कंपनी में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत ये आता है। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें तो नाटो ने अपना बायनियल आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज इसको इसको शुरू किया है, और इसमें पूरा एम्फेसिस रहेगा रोल ऑफ सिविलियंस की, मिलिट्री ऑपरेशंस के दौरान कैसे जो है वो उनका क्या रोल रहना चाहिए। और इसका जो नेम है वो है कोल्ड रिस्पॉन्स। 9 मार्च से 19 मार्च तक ये चलेगा, ठीक है। और अभी हमें पता है कि अभी रिसेंटली काफी टेंशन बढ़ गई थी, जो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप है, इन्होंने कहा था कि हम डेनमार्क को, जो ग्रीनलैंड है उसको टेक ओवर करेंगे। ग्रीनलैंड जो है वो अभी डेनमार्क के अंतर्गत आता है, तो उसको लेके काफी विवाद भी हो गया था, एक पूरा सिचुएशन काफी टेंस हो गई थी। फिलहाल तो अभी उन्होंने अभी फिर से अभी रोक लगा दिया है इन सब चीजों पे, वेस्ट एशिया पे पूरा इनका वो चल रहा है। तो ये जो एक्सरसाइज है ये इनका पार्ट है आर्कटिक सेंट्री का, और इसका उद्देश्य है कि जो नाटो की जो प्रेजेंस है पोलर रीजन में उसको बेहतर करना, जो टेंशन्स है उसको जो है वो कम करना, ठीक है। और इसमें जो है वो 14 नेशंस के जो है वो 25,000 ट्रूप्स पार्टिसिपेट करेंगे। डेनमार्क और यूएस भी इसमें पार्टिसिपेट करेगा। तो ये एक्सरसाइज का नाम ये इम्पोर्टेंट रहेगा। फिर अभी ईरान में जो अयोतुल्ला अली खामेनेनी, इनकी डेथ हुई थी, ये सुप्रीम लीडर थे ईरान में। और अभी इनके बेटे हैं मोस्ताबा खामिनेनी, ये अपने फादर को सक्सीड करेंगे, इनको जो है वो सुप्रीम लीडर जो है वो ईरान में उनको घोषित किया गया है। और यूएस और इसराइल के द्वारा ऑपरेशन एपिक फरी जो है वो चलाया जा रहा है इसमें 28 फरवरी से, ठीक है। और भी वहां पे सिचुएशन काफी टेंस बनी हुई है, आसपास के जो और कंट्रीज हैं वो भी इसमें पूरा जो ईरान है उन पे भी पूरा अटैक किया है। तो अब इनको जो है वो नया इनका सुप्रीम लीडर लीडर जो है वो ईरान में घोषित किया गया है। एक एक आरटीआई क्वेरी पे, ये डायरेक्टरेट ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज एंड स्टेट मैनेजमेंट, ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आता है। और इन्होंने रिस्पॉन्स क्या बताया है कि लीगो इंडिया प्रोजेक्ट जो है, इसका जो डेडलाइन है ये 2030 है, मतलब इतने टाइम तक इसको जो है वो बन जाना है। लेकिन अभी बहुत ज्यादा इस पे वर्क जो है वो नहीं हुआ है, और जो इसका टेंडर है उसको अप्रैल 2025 में रिलीज किया गया था, बट अभी अवार्ड नहीं किया हाँ गया मैम। है, ठीक है। हाँ। लीगो ऑब्जर्वेटरीज, ये काफी इंपॉर्टेंट है। हेलो। तो लीगो का मतलब होता है लेजर इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। और इसकी जो है वो यूनाइटेड स्टेट में इसी तरह की 2 फैसिलिटीज हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने जो है वो अप्रूवल दिया था कि इंडिया में ये बनेगा, 23,100 करोड़ के जो है वो इसके लिए अप्रूवल किया गया अप्रैल 2023 में। और इसके लिए जो है पूरा टेंडर जो है वो बनाया गया। ये जो लीगो ऑब्जर्वेटरीज होती है इसमें 4 किलोमीटर लॉन्ग आर्म्स होते हैं जो कि 90 डिग्रीज पे पूरा बनते हैं। ये वैक्यूम चैम्बर्स हैं, रिफ्लेक्टिव इसमें मिरर्स जो है वो मिरर्स लगे होते हैं। और जो लेजर बीम्स हैं वो इस पे टकरा के जो है वो जाती हैं, और ये ग्रेविटेशनल वेव्स को डिटेक्ट करने का काम जो है वो करती हैं। तो इन्होंने पहली जो है वो डिटेक्शन जो है वो 2025 में किया था। और इन्होंने 2 ब्लैक होल्स के मर्जर को जो है वो डिटेक्ट किया था, जो कि 1.3 बिलियन ईयर्स पुराने थे। तो इसी तरह का सिस्टम जो है वो इंडिया में भी बनना है, 2030 तक बन जाना है, तो इस पे जो है वो वर्क हो रहा है। लेकिन अभी जो इंफॉर्मेशन इन्होंने दी है डिपार्टमेंट में आरटीआई में कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये जो बन रहा है ये लीगो ऑब्जर्वेटरी, ये हिंगोली डिस्ट्रिक्ट में बन रहा है, महाराष्ट्र की, ठीक है। और एक ये ग्लोबल जो लीगो नेटवर्क है, इसकी 2 ऑब्जर्वेटरी यूएस में है, यूएस के हैंगफोर्ड और लिविंगटन में। और इसका जो उद्देश्य है वो यही है कि
जो ग्रेविटेशनल वेव्स हैं उनको जो है वो डिटेक्ट करना, पता करना कि कैसे-कैसे, क्या-क्या चीज़ें इसमें पूरा रहती हैं। तो मतलब यूएस के साथ इंडिया का पूरा एक एक कोलैबोरेशन है इसमें, इस पे इनका पूरा जो है वो काम हो रहा है। तो अब देखो कब तक बनता है। ठीक है?